तो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन शॉट रिवीजन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में। तो हम यहाँ पे पूरा रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट स्लाइड से लास्ट स्लाइड तक जाने वाले हैं और ये जो आपको नोट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले हम यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या क्राइटेरिया हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के, जो कि आज का पहला टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इंट्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ने से पहले हम ना एक चीज़ देखेंगे कि ये कोई वो है, रिएक्टेंट है ए और ये कन्वर्ट हो जाता है बी में। ठीक है, तो टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन जब शुरू नहीं होता है तब इसका कंसंट्रेशन रहता है 100। ठीक है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो ए का कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाता है और बी का कंसंट्रेशन 100 हो जाता है। और यहाँ पे बी मान लो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जब नहीं बना रहता है रिएक्शन के शुरू में तो उसका कंसंट्रेशन 0 रहता है, और रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ रहता है तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100 रहता है। लेकिन टाइम के साथ ये 0 हो जाता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है बी। ठीक है, मतलब बी का पहले जो 0 था वो 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लाइन वही लिखा है, ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीसेस। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीसेस। तो ये हो जाती है जनरल, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे। लेकिन ऐसे कई रिएक्शन हैं जिनमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल ही रहता है रिएक्शन के बाद। अगर वो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, बट इन सम रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड गेट रिएक्टेड विद ईच अदर, मतलब कि जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे वो आपस में ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लिया और फिर से वो रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं, मतलब कि जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो ये प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन जाता है। इसीलिए हम लोग इसको रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह के एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, those reaction in which product does not converted into reactant are called irreversible reaction and they occur only in one direction। और ऐसे रिएक्शन जो कि इस एक ही एरो में डिनोट किए जाते हैं और वो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, उनको कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन को पायरोलिसिस भी बोला जा सकता है। ऑक्सीजन को हम बना सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं पोटेशियम क्लोरेट का। तो पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड है, उसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कराया तो हमें KCl मिला, पोटेशियम क्लोराइड, और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मिली। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसे है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आप दूसरा रिएक्शन देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को हमने जब रिएक्ट कराया तो हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया बना। और यही जब 2 मोल ऑफ अमोनिया आपस में रिएक्ट करता है तो ये वापस नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शन का, जहाँ पे एरो कुछ ऐसा हमने यूज किया। ठीक है, दीज रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड इन एनी डायरेक्शन, ये कोई से भी डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं और आफ्टर सम टाइम ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रीच कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, द स्टेट एट विच आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, द स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, और ये एक ऐसा स्टेट रहता है जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, वो एकदम एक ही हो जाते हैं। ठीक है, और इसी स्टेट को हमने क्या कहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने डिफाइन देख लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि उन लोग का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट सेम ही होना चाहिए। ठीक है, टाइम के साथ भी। तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा तभी ये केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब की कैटेगरी में आ पाएगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज बिकम कांस्टेंट, मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहना चाहिए अगर उसको केमिकल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आना है तो। ठीक है, और ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है ये क्लोज्ड कंटेनर में ही होना चाहिए, ये कंटेनर खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो रिएक्ट कर देगा एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, टेम्परेचर से, सबसे रिएक्ट करेगा। ठीक है,
और ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है या फिर इक्वल कहा जा सकता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होते, वो आराम से चलते रहती है अपने इक्वल रेट में, जिसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो फोर्थ पॉइंट यही बोलता है द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एंड इट कंटिन्यू इन बोथ डायरेक्शन, मतलब कि ये कभी स्टॉप नहीं होती, ये दोनों डायरेक्शन में चलती रहती है टाइम के एंड तक। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वे ऑफ द रिएक्शन वॉज स्टार्टेड, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इक्विलिब्रियम अगर एक बार आ गया तो ये दोनों साइड चलता रहेगा। ठीक है, और ये अनअफेक्टेड रहता है कैटलिस्ट से। बस ये क्या करता है? टाइम चेंज कर देता है, मतलब कि कैटलिस्ट जो रहता है वो टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि इक्विलिब्रियम आने में कितना टाइम लगता है वो बस चेंज करता है, और वैसे इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो अनअफेक्टेड रहता है कैटलिस्ट से। ठीक है, इक्विलिब्रियम की सबसे खास बात यह है कि उनमें डेल्टा जी हमेशा जीरो रहेगा, और यही जो रहता है वो सिस्टम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, अब लास्ट चीज जो है लीड चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसको हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे किसी वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये देखोगे, ये है जो ग्राफ, ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन का, ये जो ग्राफ है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखो, हमने पहले यहाँ पे ये जीरो है, अब जब टाइम जीरो था, ठीक है, तब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो था, लेकिन टाइम के बढ़ते बढ़ते प्रोडक्ट भी बढ़ने लगा। लेकिन जब टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था, फिर टाइम के बढ़ते 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 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मिनिमम हो गया। लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ नहीं होता। देखो, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, इस साइड भी बढ़ रहा है, और ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ रहा है, मतलब कि इनमें दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है, रिएक्टेंट का भी। ठीक है, अगर इसको प्रोडक्ट सपोज करोगे तो प्रोडक्ट, ठीक है, बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले बढ़ रहा है, फिर ना यहाँ पे आके वो कांस्टेंट हो जाता है। रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन पहले डिक्रीज हो रहा है, कुछ समय तक डिक्रीज होगा, फिर वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और ये एक ऐसी स्टेट हो जाएगी जिनमें दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 मिनट के बाद दोनों का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 मोल, 10 मोलर। ठीक है, तो ये जो आया हमारा स्टेट, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, और यही होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का फंडा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द माइक्रोस्कोपिक एंड द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो, तो टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगी, वो एज इट इज कांस्टेंट रहने वाली हैं। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए तीन कंडीशन। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि हीट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब कि अगर ये क्लोज सिस्टम है तो ये पूरे क्लोज सिस्टम की हीट कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। ठीक है, और ये फ्लो नहीं करनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ पे फ्लो नहीं करनी चाहिए, एक पार्ट से दूसरे में फ्लो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हीट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो जाता है T1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब प्रेशर सेम रहे। ठीक है, व्हेन प्रेशर ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। फर्स्ट में क्या बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सेकंड में क्या बोला, प्रेशर कांस्टेंट, थर्ड में क्या रहता है कि केमिकल कंपोजिशन या फिर कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फेस ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर में कोई गैस मिलाई तो ये दोनों अलग अलग फेस के हो गए, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, तो दोनों का कंसंट्रेशन भी आपस में सेम रहना चाहिए और चेंज नहीं करना चाहिए टाइम के साथ। ठीक है, तो जिसका इक्वेशन बनता है G1 इज इक्वल्स टू G2। तो यहाँ से एक नया टर्म निकल के आता है केमिकल पोटेंशियल। वो आखिर क्या होता है वो देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज एडेड इन अ लार्ज सिस्टम, मतलब ये कोई लार्ज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, क्लोज जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और इसमें 1 मोल आपने डाल दिया। ठीक है, तो होगा कोई चेंज नहीं आएगा कंसंट्रेशन पे, लेकिन यहाँ पे जब फ्री गिव्स फ्री एनर्जी में जो इंक्रीज आता है उसी को कहा जाता है केमिकल पोटेंशियल। मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डाल देते हो तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, बट फ्री एनर्जी में चेंज आता है जो कि इंक्रीज होती है, और उसी फ्री एनर्जी के चेंज को कहा जाता है केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, देखो फ्री एनर्जी, ये गिव्स फ्री एनर्जी मतलब जी,
ठीक है, फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं। अब आपने 1 मोल डाला तो मतलब नंबर ऑफ मोल कुछ ना कुछ बढ़ा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। यहाँ पे इसको आप ऊपर कर दोगे तो dg इज इक्वल्स टू म्यू आई इंटू डी एन आई। ठीक है, अगर दो फेस में चेंज हो रहा है तो dg1 प्लस dg2 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये बोलता है थर्ड वाला केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों का चेंज 0 होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिनमें μ1 इज इक्वल्स टू μ2 हो जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी आपको पता रहना चाहिए। और मैंने जैसा बोला है कि मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगा, तो मैं एक चीज़ भी यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। एक छोटा सा मुन्नू सा डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में नहीं आता है उतना, पर फिर भी आपको पता रहना चाहिए आखिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और 2 प्रोडक्ट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, स्टाइक्योमेट्री है। जैसे कि ए की स्टाइक्योमेट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2H2 हो गया। ठीक है, तो 2 मोल क्या है, ए है, ए यहाँ पे 2 के बराबर है, और H क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, कैपिटल ए के बराबर। ठीक है, अब क्या है कि जो हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि गिब्स फ्री एनर्जी जो रहती है वो टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मतलब यही है कि गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, प्रेशर का फंक्शन है और नंबर ऑफ मोल्स का फंक्शन। तो कुछ नहीं करना है, गिब्स फ्री एनर्जी को एक बार टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह प्रेशर के साथ एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएट, टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे, और एक बार मोल्स के साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट। तो पहले बार में अपन ने क्या किया कि टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट किया और टेम्परेचर के साथ ही इनटू किया डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, प्लस अपन ने क्या किया, सेकंड टाइम प्रेशर के साथ किया और प्रेशर के साथ इनटू किया, थर्ड टाइम हमने मोल्स के साथ किया और मोल्स के साथ ही इनटू किया, और इसको छोड़ के बाकी जो 2 क्वांटिटी है उसको हमने कांस्टेंट सपोज किया। ब्रैकेट के नीचे जो भी लिखते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं कि ये जो चीज़ डिफ्रेंशिएट हुई है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे हुई है। ठीक है, अब हमने ये लिखा। ठीक है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है -s के बराबर। ये जो पूरा है ये होता है v के बराबर, और ये जो है पूरा ये होता है म्यू आई, मतलब वो केमिकल पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, इसीलिए हमने हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनता है dg का वो होता है -s/dt प्लस vdp। अब देखो ये केमिकल पोटेंशियल है अलग अलग मतलब कंपोनेंट्स के लिए, तो हमने रिएक्टेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है और प्रोडक्ट को भी इंक्लूड किया है। रिएक्टेंट में AB और प्रोडक्ट में CD, तो इसीलिए हमने 4 तरह के केमिकल पोटेंशियल लिखे हैं। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल अब देखो ये कैसे हुआ, अगर हम A के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर A आ जाता तो म्यू ए इंटू DNA हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हमने चारों के लिए निकाला, ABCD के लिए, तो इसीलिए ये चारों के लिए हो गया। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हम यही इक्वेशन 1 को एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग वो करेंगे, यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, तो भी ऐसे लिखते हैं 0। तो ये दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएंगी, तो बचेंगी dg इक्वल्स टू ये वाली पूरी क्वांटिटी। ठीक है, इक्वेशन 1, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब डी एन आई क्या है, ठीक है, ये एन आई मतलब कि ABCD कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, और म्यू आई क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। अब म्यू आई की जगह A रख लो, B रख लो, C रख लो, D रख लो, कुछ भी, आई मतलब आइथ टर्म। ठीक है, एकदम लास्ट वाली टर्म। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इन अ रिएक्शन, ठीक है, सॉरी पॉइंटर लगा रहा था, इफ इन अ रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स reacted and get converted into the product then advancement of reaction is said to be 100%। मतलब कि अगर हमारी जो टोटल नंबर ऑफ मोल है x है और वो पूरे मोल्स x कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स थे x और ये पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो मतलब कि हमारा एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, 100% है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, ये आइडियल केस में है कि एकदम 100% हो जाता है, असली में तो ये होता है कि पूरे मोल्स जो है कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड केस यही है, बट इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट देन एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी लेस देन 100%। तो एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन इज अ वेरिएबल डिनोटेड बाय साई। ठीक है, देखो अगर पूरे मोल्स कन्वर्ट हो गए तो मतलब कि एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन 100% हो गया है, और अगर पूरे मोल्स कन्वर्ट नहीं हुए रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में तो मतलब एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन 100% से कम है। और इसी को डिनोट करते हैं एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन को
या तो काई से, आई मतलब ith टर्म के लिए, या फिर आप इसको ये वाले ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ई डोंडर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये वेरिएबल दिया जिसको कहा जाता है डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। इफ द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन इज काई है, देन रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो प्री एडवांसमेंट तक हमने क्या सोच रहे थे कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है 100% कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए एक नया टर्म हमारा आया, नया वेरिएबल आया जिसको हमने क्या कहा, काई से डिनोट किया। तो आफ्टर एडवांसमेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। मतलब कि यही होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करते हैं रिएक्शन के साथ साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो मतलब ये डिक्रीज होते हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो Na हम लिखे Na0 माइनस AX, और NB के लिए क्या, ये क्यों लिखे ABCD, क्योंकि हमने AA और BB रिएक्शन लिखा था, फिर उसका प्रोडक्ट बना था CC, और तो मिटा देता हूँ, ठीक है, प्लस DD, ठीक है। तो अब A के मोल्स ये हुए Na0 माइनस A काई, NB के हुए NB0 माइनस B काई, NC के हुए NC0 प्लस C काई। C क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ते हैं रिएक्शन के बाद या फिर रिएक्शन के दौरान, और रिएक्टेंट के कम होते हैं, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है Na0, NB0, NC0 और ND0, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एडवांसमेंट, मतलब कि ये एडवांसमेंट से पहले वाले मोल्स हैं, ठीक। अब इनको ही हमें इंटीग्रेट करना है, रिएक्टेंट साइड को भी और प्रोडक्ट साइड को भी, ठीक है। इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया ए वाले को, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो DNA हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, ठीक है। Na0 NB0 कांस्टेंट है, NC0 और ND0 भी कांस्टेंट है। तो इससे हमें ये इक्वेशन मिला, DNA इज इक्वल्स टू A डी साई, DNB इज इक्वल्स टू B डी साई माइनस B डी साई, DNC इज इक्वल्स टू C डी साई, और DND इज इक्वल्स टू D डी साई। तो इससे हमें एक कॉमन मिला यहाँ पे फैक्टर, D साई चारों में कॉमन है, तो D साई की वैल्यू निकालूंगा। अगर सिर्फ D साइड की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ नीचे आएगा और डिवाइडेड बाई A होगा, उसी तरह ये यहाँ नीचे आएगा डिवाइडेड बाई B होगा, ठीक है। अगर माइनस को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और इसको अगर मैं लूँगा C के लिए तो ये C होगा और ये यहाँ पे D हो जाएगा, जिसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हीं की वैल्यू को मुझे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 ये था। अब DNA, अब देखो DNA क्या है, A इंटू डी साई, ठीक है, A इंटू डी साई, DNB को भी पुट करना है, DNC को भी और DND को, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को मुझे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, मतलब यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पुट करूँगा तो ये आ गया वैल्यू पुट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, डी साई को कॉमन निकालना है, प्लस माइनस को ऐड करना है, मतलब माइनस कॉमन लेना है, ए और बी को प्लस कर देना है, और सी और डी तो पहले से ही प्लस थे तो उनको कुछ करना ही नहीं। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये डी साई को फिर से इसको नीचे ला देना है, और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में तो चल ही रहा था अपना रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 9। अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा जो इक्वेशन है ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा, डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन को यही इक्वेशन शो करता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन पोटेंशियल। इसको ही दूसरा नाम से कहा जाता है रिएक्शन पोटेंशियल, जिसको हम डेल्टा जी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद द डिक्रीज इन केमिकल पोटेंशियल या फिर रिएक्शन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एफिनिटी। इसको हम एफिनिटीज के द्वारा भी वो कर सकते हैं। केमिकल एफिनिटी डिक्रीज होती है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन का होता है, ठीक है। रिएक्शन के साथ एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो अगर हमारी एफिनिटी पॉजिटिव है मतलब कि डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या, अगर एफिनिटी पॉजिटिव है तो मतलब कि प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एफिनिटी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और अगर एफिनिटी 0 है तो मतलब कि डेल्टा जी भी 0 होगा और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू ये, यही इक्वेशन रहेगी और ये 0 होगा, ठीक है। और पॉजिटिव में डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, और ये ए एफ अगर नेगेटिव रहेगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ आइडियल गैस के बारे में, जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर लोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आखिर ये दिया किसने, इसको दिया 1864 में नॉर्वे गुलबर्ग और वेज नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने इफेक्ट को स्टडी किया, किसके इफेक्ट को स्टडी किया,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इफेक्ट को स्टडी किया और रेट ऑफ रिएक्शन में, और उसी में से एक रिलेशन दे दिया, मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है। अब देखो एक्टिव मास को क्या सपोज कर सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मोलर मतलब मास पर लीटर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम सपोज करते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये स्मॉल ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है या फिर स्टाइकियोमेट्री बोल सकते हैं, बी भी वही है, सी और डी भी वही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक्टिव मास ये है, स्टाइकियोमेट्री कुछ भी रहती है कंसंट्रेशन में तो वो पावर में आ जाती है, बी के भी पावर आ गई। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे एक नया कांस्टेंट ऐड किया गया जिसको हमने कहा के एफ। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी सेम हमने किया और दूसरा एक कांस्टेंट लिया दिया के बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट है ए बी के, एम और एन क्या है, एक्टिव मास है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के, के एफ और के बी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो होता है, मतलब इक्वल होता है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सामने ला देना है। अब कुछ नहीं करना है, के एफ अपॉन के बी करना है, और के एफ अपॉन के बी को हम क्या कहते हैं, के इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको कहा जाता है, और जिसका रेशियो होता है फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा एक नया इक्वेशन बना जिसको हमने क्या कहा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर ऑलवेज अ कांस्टेंट, मतलब कि दोनों की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, और इसी को कहा क्या जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट रहता है इसको हम केसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देखो इसी को हमने क्या कर दिया, केसी से डिनोट कर दिया, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, अभी हमने क्या किया, उसको ऐसे लिख दिया, पावर वैसे ही चढ़ा दिया अपन ने, यहाँ पे प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट कर दिया। ठीक है, वही चीज है। अब देखो सी ए सी बी सी एम और सी एम क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, ये जो थे एक्टिव मासेस थे। ठीक है, एक्टिव मास था, अब ये क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन हो गए ए और बी के और एम और एन के। अब गैसियस रिएक्शन में क्या होता है, केपी के जगह हमने क्या कर दिया, केसी के जगह कर दिया केपी, और सी के जगह क्या कर दिया, पी। ठीक है, सीएम को हमने रिप्लेस कर दिया पीएम से, केसी को रिप्लेस कर दिया केपी से, इसमें गैसियस रिएक्शन में। ठीक है, तो देखो केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर है, पीए पीबी पीएम और पीएन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ए है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट बी है। ठीक है, उसके बाद ए बी एम और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। और ये जो इक्वेशन नंबर 7 है इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ गैस। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी के बारे में आज हम पूरा फ्यूगेसिटी को डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि फ्यूगेसिटी को आप एकदम नया टर्म मत समझना। जैसे अभी तक हमने क्या किया, आइडियल गैस में प्रेशर को पी सपोज कर रहे थे, उसी तरह रियल गैस में प्रेशर को हम एक नए टर्म से जानेंगे जिसको हम कहेंगे फ्यूगेसिटी। अभी आपको बस इतना ही समझ लेना है, अभी इसको हम पूरे डिटेल में कैसे पढ़ते हैं, कैसे ये आया वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब आइडियल गैस का बिहेवियर रियल गैस से बहुत ही डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि आइडियल गैस में जो गैस रहती हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, उनमें अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन नहीं होता। पर रियल गैस में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जीएन लेविस ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि किस पे वर्क करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन फ्री एनर्जी विथ प्रेशर फॉर ऑल गैसेस। ठीक है, अब देखो चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर ऑल गैसेस होता है हमारा डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज इन फ्री एनर्जी विथ प्रेशर, मतलब कि फ्री एनर्जी का चेंज प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हमने कहा वी। ठीक है, अब देखो फॉर 1 मोल ऑफ गैस वी होता है हमारा मोलर वॉल्यूम, जिसको हम कह सकते हैं वी। ठीक है, और अगर आइडियल गैस के फॉर्म में देखोगे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी रहता है, जहाँ पे हमने अगर मोलर लिया, मतलब कि एन को हमने 1 लिया, तो वी हो जाएगा हमारा आर टी बाई पी। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इफ 1 इज अप्लाइड ऑन आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस में इसको अप्लाई करते हैं
तो v की जगह हम क्या पुट करेंगे, RT/P, और हमने मोलर ले लिया है मतलब n की वैल्यू 1 ले ली है, तो डायरेक्ट RT/P लिखेंगे, 1 RT नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये P को हम ऊपर ला देते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर आता है। अब कुछ नहीं करना, ये इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखो फॉर n मोल्स के लिए 1 RT की जगह n RT हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से भी इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से भी इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वाली चीज़ों को हटा देंगे और जो वेरिएबल है बस उसको ही इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट लिया है, तो n r और t को हमने हटा दिया, और dp/p जो रहता है dx बाई, अगर x का इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा ln x, ठीक है। तो dp/p का करोगे तो ln p आएगा, और एक कांस्टेंट आ जाता है g स्टार जो कि हमारा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अगर इसी को हमने लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दिया, मतलब कि P1 और P2 के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो ln P2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अगर ln P2 माइनस ln P1 लिख रहा हूँ तो मतलब मैं इसको ln P2/P1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लॉग का फॉर्मूला रहता है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाता है, अगर नहीं पता है आपको तो अभी आप नोट कर लो, ठीक है। अब n मोल्स के लिए, अब फॉर 1 मोल, अब देखो अभी तक हम n मोल्स के निकाल लिए थे, अब हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो इस तरह इक्वेशन 6 बन जाता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं, फॉर रियल गैस V इज नॉट कम्प्लीटली इक्वल टू RT/P। ये तो हम अभी बात कर रहे थे किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, तो उसमें क्या था, RT/P के इक्वल आ रहा था, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। पर रियल गैस में क्या होता है, V इज नॉट कम्प्लीटली इक्वल टू RT/P, ठीक है। तो अप्लाई 4 टू रियल गैस। अब देखो 4 इसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, रियल गैस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और लुइस ने एक नया फंक्शन दिया, क्या दिया, फ्यूगैसिटी का, जिसको हमने F से डिनोट किया, ठीक है। अब हमने रियल गैस में क्या किया, मैंने शुरू में बताया कि P के जगह F को यूज करा जाएगा हर जगह। तो हमारा एक नया रियल गैस का इक्वेशन आया जिसको हमने P के जगह F यूज किया है, बस बाकी सारी चीज सेम है। अब देखो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे दोनों लिमिट में, तो F2/F1 बनेगा, और 1 मोल के लिए करेंगे तो n की जगह 1 आएगा और इक्वेशन नंबर 9 बन जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 9 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये आइडियल गैस के लिए थी, ये रियल गैस के लिए थी, तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि फ्यूगैसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ठीक है। तो F इज नॉट फॉर रियल गैस, अगर हम देखें तो F इज नॉट प्रोपोर्शनल टू P, पूरा प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। F/P अगर हम देखें तो कांस्टेंट रहता है, और लो प्रेशर में रियल गैस, मतलब कि जब प्रेशर लो रहता है तो रियल गैस किसके जैसे बिहेव करने लगती है, आइडियल गैस के जैसे, और उसका जो रेशियो रहता है मतलब F/P रहता है वो 1 हो जाता है, ठीक है। और जब P टेंस टू 0 करता है तो अब फ्यूगैसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर आपकी P 0 पे टेंड कर रही है तो मतलब F/P इज इक्वल टू 1। P टेंस टू 0 मतलब कि ये 0 होगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए लो प्रेशर पे हम क्या देखेंगे कि F इज इक्वल टू P होगा, और हाई प्रेशर पे F इज नॉट इक्वल टू P होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगैसिटी के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लो प्रेशर में क्या P टेंस टू 0 करेगा और P इक्वल टू F हो जाएगा। वो कैसे होगा, अगर P टेंस टू 0 होगा तो मतलब कि P की वैल्यू बहुत कम होने वाली है, तो अब कुछ नहीं करना है, F/P का जो रेशियो था यहाँ पे 1 था, अब इसको ऊपर कर दिया और हमारा क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू P हो गया। लो प्रेशर पे क्या होगा, रियल गैस आइडियल गैस की जैसे बिहेव करने लगेगी, पर डिफरेंट टेम्परेचर पे हम कैसे फ्यूगैसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम किससे निकालेंगे, इस इक्वेशन Dg इक्वल्स टू VdP माइनस SGT। ये हमने कहाँ से निकाला है, थर्मोडाइनमिक्स से निकाला है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा G किसका रहता है, फंक्शन प्रेशर का और टेम्परेचर का, ठीक है। अब आइसोथर्मल के लिए dt हमारा 0 रहेगा, तो हमारा ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन 2 क्या बनेगा, Dg इक्वल्स टू VdP, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखो Dg को आप ऐसे लिखो या डेल्टा G लिखो, सेम ही बात होती है, ठीक है। अब V के जगह क्या पुट करना है हमें, फिर से RT/P, RT/ हमने P जैसे पुट किया तो ये आया। अब जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आया, dP/P। अगर मैं RT/P को इंटीग्रेट करूं तो RT ऐसे ही निकल जाएगा, dP/P क्या हमारा रहेगा, LNP, ठीक है। तो LNP इज इक्वल टू इंटू RT हमारा हो जाएगा डेल्टा G, ठीक है। अब रियल गैस के लिए हमने क्या किया, P के जगह क्या पुट कर दिया, F पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को क्या देखेंगे, VdP, ये देखो Dg इक्वेशन 3 में
ये सब मिटा के आपको बताता हूँ अच्छे से। इक्वेशन 2 में डी जी इक्वल्स टू वी डी पी था, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 2 पे राउंड मारूँ तो डी जी इक्वल्स टू वी डी पी था। इक्वेशन 4 में डी जी इक्वल्स टू आर टी बाई एफ था, तो वी डी पी इज इक्वल्स टू आर टी बाई एफ। तो अब कुछ नहीं करना है, वी अपॉन आर टी करना है और एल एन एफ अपॉन क्या करना है, डी पी करना है। आइडियल गैस के लिए वी क्या था, आर टी बाई पी था, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब देखो आइडियल गैस में कोई टेंशन नहीं था, पर रियल गैस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। रियल गैस में मैंने क्या बोला था कि V इज नॉट कम्प्लीटली इक्वल टू आर टी बाई पी। तो यहाँ पे कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है, जिसको हम एक अल्फा से, एक नया फैक्टर से डिनोट करते हैं। कुछ वॉल्यूम माइनस होगा जिसको हम अल्फा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लो अल्फा एक नई तरह का वॉल्यूम है रियल गैस का, जिनमें आइडियल गैस से कुछ डेविएशन होगा माइनस V का, ठीक है। तो अगर हम V की वैल्यू निकालें तो आर टी बाई पी माइनस अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर जो 3 है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो 8 हमारा बना, ये जो 8 हमारा बना उसको इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारी 3 थी क्या थी, ये थी, ठीक है। डी जी इक्वल्स टू आर टी एल एन एफ, ये इक्वेशन नंबर हमारा 8 है। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी। अब देखो वी डी पी हमने इसके सामने लाई और v की वैल्यू हमने ये रखी है। इसको हमने जैसे यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा आर टी एल एन एफ आ गया आर टी बाई पी माइनस अल्फा इंटू डी पी। अब कुछ नहीं करना है, इसको इससे भी इंटू करना है, इससे भी इंटू करना है, ठीक है। जैसे ही आप दोनों से इंटू करोगे, इससे इंटू करोगे तो ये वाला स्टेप आएगा, इससे इंटू करोगे तो ये वाला स्टेप आएगा, ठीक है। अब डी पी बाई पी क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है और इसको वैसे ही छोड़ देना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, आर टी पहले कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आर टी कैसे आया वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आर टी है इसको नीचे कर देना है, इसके भी और इसके भी, ठीक है। अगर मैं मिटा के बताऊं तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एक और स्टेप आया जिनमें ये आर टी इसके नीचे आया पहले तो, और इसके भी नीचे आया। तो ये आर टी से ये आर टी गया और ये एज इट इज रहा। तो ये आर टी से ये आर टी गया तो मतलब यहाँ 1 आया, डी पी अपॉन पी एल एन पी हो गया और ये एज इट इज वैसे ही नीचे है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये एल एन पी को इस साइड माइनस ले जाना है, इस साइड ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा वैसे ही, ठीक है। अब देखो एल एन एफ माइनस एल एन पी को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन एफ बाई पी, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 9। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से p में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब फिर से कुछ नहीं करेंगे, जो ये वापस इसको यहाँ डाल देंगे। पहले इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से p में, और उसके बाद क्या करेंगे, एल एन एफ अपॉन जो एल एन पी था। अब देखो ये क्या था, एल एन एफ माइनस एल एन पी था, ठीक है। तो एल एन पी को वापस इक्वल के इस साइड भेज दिया तो ये प्लस एल एन पी हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इक्वेशन नंबर 10 बन गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें कुछ नहीं करना है, अल्फा और पी के अगर बीच में हम ग्राफ पुट करेंगे डिफरेंट प्रेशर में तो हमको अल्फा पी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक दो चीज़ देखने वाली ये है कि फॉर आइडियल गैस 0 डिग्री टेम्परेचर पे वैल्यू ऑफ फ्यूगासिटी मतलब वैल्यू ऑफ एफ सारे प्रेशर में ज़्यादा रहेगी, ठीक है, एसोसिएटेड प्रेशर से। आइडियल गैस के केस में ये रहेगा, लेकिन रियल गैस के केस में वैल्यू ऑफ फ्यूगासिटी एट लो टेम्परेचर लो रहेगी। मतलब कि एट लो टेम्परेचर रियल गैस के लिए लो टेम्परेचर पे फ्यूगासिटी की वैल्यू एसोसिएटेड प्रेशर से कम रहेगी, और हाई टेम्परेचर पे फ्यूगासिटी की वैल्यू एसोसिएटेड प्रेशर से ज़्यादा रहेगी। लेकिन आइडियल गैस के केस में फ्यूगासिटी हर प्रेशर में ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। या फिर बोल सकते हो हर टेम्परेचर में उसकी वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी नॉर्मल या फिर एसोसिएटेड प्रेशर से, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगासिटी एट जनरल लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे अल्फा हमारा कांस्टेंट आ जाता है, हमने बताया कैसे आता है। अब कुछ नहीं, हमने ये तो डेराइव किया ही था, एल एन एफ इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा आर टी टू पी। अब हमें एक चीज़ पता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगासिटी में पी हमारा 0 करता है टेंस तो, और एफ बाई पी की वैल्यू 1 आती है लो प्रेशर में, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब देखो लो प्रेशर में एफ बाई पी हमारा 0 करता है, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं रहती, तो मतलब ये नियरली इक्वल टू 1 रहता है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, एफ बाई पी 1 से
मतलब इक्वल है तो मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। हमने ये बोला कि एप्सिलॉन कोई सी वैल्यू है जो कि क्या कर रही है, मतलब उतना ही चेंज ला रही है, और एप्सिलॉन जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ही छोटी है, मतलब बहुत ही छोटा चेंज आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला साइन आया है, ना कि इक्वल का। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर मान लो एक्स मान लो, इसको हमने नेचुरल लॉग लगाना है दोनों साइड। तो ln इस साइड भी लग गया, और ln 1 की जगह हमने क्या ले लिया, 1 प्लस ये ले लिया था, ई ले लिया था, इस साइड भी लग गया। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि अगर आप ln 1 प्लस ई लेते हो तो वो इक्वल टू हो जाता है ई के। ठीक है, अगर ये जो ई वैल्यू है या फिर एप्सिलॉन जो वैल्यू है, ठीक है, वो 1 से बहुत ही छोटा हो, और इसको कहा जाता है टेलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको ई लेना है। ठीक है, और यहाँ से ई निकालोगे तो एफ बाई पी माइनस 1 आएगा। ठीक है, ई का वैल्यू ये आएगा। तो अब इसको अगर आप ई लोगे मतलब कि ln एफ बाई पी इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वाई। ठीक है, अब कुछ नहीं, ई का वैल्यू पुट करना है आपको, ई का वैल्यू पुट किया आपने। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब बस इधर उधर करना है, ये 1 यहाँ जाएगा और एफ बाई पी का वैल्यू आ जाएगा ln एफ बाई पी प्लस 1। ठीक है, और एफ बाई पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ln एफ बाई पी है जो ln एफ बाई पी जो है वो है हमारा माइनस अल्फा पी अपॉन आर टी। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें आगे चलना है। देख सकते हो हमने जैसे ही अल्फा की वैल्यू पुट करी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये है आर टी बाई पी माइनस वी। अल्फा की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो यह इंटू होगा, ये सारी क्वांटिटी यहाँ इंटू होगी, ये सारी क्वांटिटी यहाँ इंटू होगी। तो ये जब पी वाली क्वांटिटी इसमें इंटू होगी तो ये सब कट के 1 बचेगा। ठीक है, और ये जब यहाँ पे इंटू होगी तो वी पी इज अपॉन आर टी बचेगा। तो देखो जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो 1 माइनस 1 होगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कैंसिल, और प्लस वी पी अपॉन आर टी। अब देखो एफ बाई पी है तो पी ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बता देता हूँ, एफ बाई पी है, यहाँ पे पी भी पहले है और आर टी भी है ही। ठीक है, ये पी जाएगा तो यहाँ पे मतलब कि पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर वी अपॉन आर टी, जो कि हो जाता है हमारा एफ की वैल्यू। ठीक है, तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगेसिटी एट जनरल लो टेम्परेचर पे। अगर जनरल लो टेम्परेचर पे आएगा तो आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, और अगर नॉर्मल लो टेम्परेचर पे आएगा तो आप इससे भी काम चला सकते हो। हालांकि एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो कि पूरा अगर आ रहा है तो आपको ये सारी चीज लिखनी ही पड़ेगी। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोशेंट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको करना तो मस्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन अगर गैसियस फेस में हो रहा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो जाती है, ये उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं गैसेस के। इस साइड प्रोडक्ट साइड में भी कंसंट्रेशन हो जाते हैं एम एन और एम और एन, और स्मॉल एम एन क्या हो जाते हैं, क्या नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी एट एनी स्टेट, अगर इनका हम केमिकल पोटेंशियल निकालेंगे तो म्यू ए से डिनोट करेंगे, म्यू बी से, और एम एन का किससे डिनोट करेंगे, म्यू एम और म्यू एन से। किस में डिनोट करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में। ठीक है, और अगर इसी को हम स्टैंडर्ड स्टेट में ले लें, मतलब कि 1 एटीएम प्रेशर और 298 केल्विन में, तो ये म्यू ए नॉट हो जाता है, म्यू बी नॉट हो जाता है, और एम एन के लिए हो जाता है म्यू एम नॉट और म्यू एन नॉट। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं है, टोटल फ्री एनर्जी निकालेंगे अपन। तो देखो टोटल फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं, अपन ने ये फॉर्मूला देखा है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू म्यू आई इंटू डी एन आई। ठीक है, अब ए यहाँ पे क्या है, मोल है, एन आई भी मोल था। अब ये हम स्मॉल चेंज के लिए निकाल रहे थे, लेकिन अब टोटल के लिए निकालेंगे तो डी हटा देंगे, और तो हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू ए। ठीक है, अब रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो म्यू ए इंटू ए प्लस म्यू बी इंटू बी, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और उसी के बाद टोटल फ्री एनर्जी निकालेंगे अगर प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर डेल्टा जी निकाल लेंगे, डेल्टा जी में जीपी मतलब कि प्रोडक्ट वाला माइनस रिएक्टेंट वाला हम निकालेंगे डेल्टा जी। ठीक है, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन माइनस चेंज इन रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है, डेल्टा जी क्या है, चेंज है प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, तो उसको हमने क्या किया, ऐसे ही लिख दिया, जीपी की वैल्यू पुट की, फिर जी आर की वैल्यू पुट की, इतना कर लिए। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। और ये सब कहाँ पे हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है,
उसके बाद हमको ये तो पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी होता है। तो अभी तक हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू अभी तक नहीं निकाली है, ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू निकाली। अब इसको हमें इसमें पुट करना है, मतलब म्यू ए इज इक्वल्स टू म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन पी ए लिखना है, उसी तरह बी के लिए, एम के लिए और एन के लिए भी निकाल लेना है, ठीक है। और इसको दे देना है इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, और इसी को कहाँ पे पुट कर देना है, ये सारी वैल्यूज को 5 और 6 की वैल्यूज जो आई हैं उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे और कुछ इस तरह का इक्वेशन नंबर 7 हम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आर टी भी है और यहाँ पे भी आर टी है, यहाँ पे भी आर टी है और यहाँ पे भी आर टी है। तो आर टी वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे और म्यू नॉट वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है डेल्टा जी नॉट के बराबर। तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे और आर टी वाले टर्म्स को अलग करके लॉग जो है प्लस में है उसको इनटू और जो माइनस में है उसको डिवाइड, ठीक है। तो हमें ये टर्म देखने को मिल जाएगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूपी बोल देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। और यही जो है इक्वेशन नंबर 11, ठीक है, ये फिर ये इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन नंबर 10 इक्वेशन नंबर 11 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 11 जो है वही बताती है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी 0 हो जाता है, तो मतलब क्यूपी और केपी इक्वल हो जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पी, जिसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 14 को ही हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, जिससे हमें ये रिलेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक बार खुद से लिख के देखना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक। कपलिंग ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, और उससे पहले हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, और उन दोनों के बीच की कपलिंग को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट बाहर निकलती है, और ये एक तरह के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, मतलब इनमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखोगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आता है। क्यू मतलब हीट होता है, हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, तो मतलब हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और हमें ये देख ग्राफ में देख के पता चल गया कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, एच रिएक्टेंट का ज़्यादा है प्रोडक्ट से, ठीक है। और सम हीट इज इवॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हीट रिलीज होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें डेल्टा जी भी 0 रहता है, और अगर डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज 0 रहा तो ये कहलाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज से CO2 और H2O बन रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा एच का वैल्यू है -5691.6 किलोजूल पर मोल, ठीक है। सेकेंडली हम बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। तो ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट कराने के लिए हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है, क्यों यहाँ पे नेगेटिव रहता है, क्योंकि हम हीट बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, इवॉल्व नहीं हो रही है, इनमें देना पड़ रहा है। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा रहती है, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब कि ये नेचर में अपने आप नहीं होता, इसको हमें हीट देके पूरा कराना पड़ता है। यहाँ पे देखोगे तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम रहती है प्रोडक्ट से, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलता है और रिएक्टेंट कम मिलता है, इसीलिए हमारा जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कोई भी यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, एक साइड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और उल्टे साइड क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो इसी तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एकदम पढ़ते हैं, व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन is completed with evolution or absorption of heat, then it will be exothermic in one direction and endothermic in another direction। जैसे कि आप देखोगे N2 और 3H2 मोल गैस लेते हैं हम, और ये अमोनिया बना लिए हमने, ठीक है, अमोनिया बनाया, हीट रिलीज हुई, मतलब हीट पॉजिटिव है, तो मतलब कि ये जो रिएक्शन हुआ ऊपर वाला ये होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और देखो इसका जस्ट उल्टा, अगर हमने क्या किया, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाया, तो ये होगी, इनमें हीट क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब हमको देना पड़ रहा है, तो इसका ये रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है। तो यही है कि अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाते हो तो वो हो जाता है एक्सो, और इसका अपोजिट कर देते हो तो वो हो जाता है एंडो। और इसी तरह के रिएक्शन जिनमें एक एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और दूसरे डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो रहा है, तो उसी तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कपलिंग ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जो है हमारा के इक्विलिब्रियम, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। आपको बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जो के है वे कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन, जहां पे ये स्मॉल जो है अल्फाबेट्स वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन को यहाँ पे ले रहे हो मोल पर लीटर के फॉर्म में, तब आपका के जो हो जाता है वो हो जाता है के इक्विलिब्रिया, और इसको हम ऐसे कुछ डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो मतलब मोल पर लीटर हम डिनोट कर रहे हैं। अगर हम कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब कि अभी तक जो हमने इसको लिखा था ये था किसमें, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। लेकिन अब अगर इसको ही हम पार्शियल प्रेशर में डिनोट कर रहे हैं तो हमारा केसी हो जाएगा केपी। ठीक है, और अगर इसी को हम एक्टिविटी में डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि ये जो पहले मोल पर लीटर था, ठीक है, मोल पर लीटर था, इसको हम एक्टिविटी पे डिनोट करेंगे तो केपी हो जाएगा हमारा, या फिर केसी हो जाएगा हमारा के ए। ठीक है, तो इससे अलग अलग इक्वेशन हमारी बन गई। और इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिनोट करते हैं तब हमारा केसी हो जाएगा के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने वाली बात क्या है कि अगर आप कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में डिनोट करोगे, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में डिनोट करोगे तो आपका के इक्विलिब्रिया केसी हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर पे डिनोट करोगे तो के इक्विलिब्रिया आपका केपी हो जाएगा, और एक्टिविटी में डिनोट करोगे तो के इक्विलिब्रिया के ए हो जाएगा, और अगर आप मोल फ्रैक्शन में डिनोट करोगे तो के इक्विलिब्रिया आपका क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, जहां पे एक्स ए, एक्स बी, एक्स एम और एक्स एन क्या है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट ए बी एंड प्रोडक्ट एम एन। ठीक है, उसके बाद अपन बढ़ते हैं कि के इक्विलिब्रिया कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि के इक्विलिब्रिया इज कांस्टेंट। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लोगे तो के इक्विलिब्रिया भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा। किस रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और ये चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। आपने तो ये तो देखा ही है कि के इक्विलिब्रिया चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। और इसी का एक इक्वेशन दिया वॉन्टॉफ नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको हम बोलते हैं वॉन्टॉफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद इसी इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, और कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेशर को लिख देना सब जगह में। आर हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, तो कांस्टेंट को तो अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो उसको बाहर लिख देंगे। अब देखो टी हमारा एक फंक्शन हो गया और एल एन के पी दूसरा फंक्शन हो गया, तो पहले फंक्शन को वैसे ही रखने देंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज। तो अब r इसके साथ एक बार जाएगा और r एक बार इसके साथ जाएगा, माइनस आर इसके साथ गया तो ये वैल्यू आई, माइनस आर इसके साथ गया तो ये वैल्यू आई। इसको अपन ने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 2 में t से मल्टीप्लाई कर देना है, t से मल्टीप्लाई, t से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये t इंटू टी, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, r और t आ गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को अपन ने कैसे लिख दिया, अब देखो ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने क्या लिखा, डेल्टा जी नॉट। ये कैसे, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया और हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो कि आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हो, ठीक है, जहाँ पे ये रहता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है,
इसका और सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रहता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे माइनस एस का इक्वेशन ये होता है, मतलब माइनस एस इक्वल टू ये होता है, ये टर्म होती है, ठीक है। पर यहाँ पे अपने को इसमें कुछ लेना देना नहीं है, अपने को ये डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच की वैल्यू निकाल देनी है और हमारी जो वैल्यू आएगी ये। अब इसको कहाँ पे पुट करना है, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको लगभग सेम ही लग रही है, तो मतलब डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। जैसे ही पुट करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू आएगी प्लस डेल्टा जी नॉट, और ये वाला जी नॉट और ये जी नॉट, ये जी नॉट जैसे ही इस साइड जाएगा इक्वेशन के, तो ये जी नॉट माइनस जी नॉट जीरो हो जाएगा, और ये डेल्टा एच माइनस का डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी और डी टी आएगा, जिससे माइनस और माइनस कैंसल, और आपको फाइनली ये इक्वेशन देखने को मिलेगी। अब कुछ नहीं करना है, आर टी को नीचे ला देना है और इक्वेशन नंबर 7 आपके सामने हाजिर है, और इसी इक्वेशन को आप बोलते हो वॉन्ट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब हमने को ये सोचना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, डेल्टा एच को कांस्टेंट ले लेना है और इनको इंटीग्रेट कर देना है विथ इन लिमिट, जहाँ पे यहाँ पे लोअर लिमिट k1 रहेगी, अपर लिमिट k2, और यहाँ पे रहेगा t1 और t2। कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको ऊपर करना है, जैसे इसको ऊपर करोगे ये इक्वेशन नंबर 9 बनेगा, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे t1 t2 और k1 k2 लिमिट में, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। बस आपको एज्यूम क्या करना है कि ये अब कांस्टेंट ही चल रहा है, ठीक है। जैसे ही ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, यहाँ पे भी अपर लिमिट, ठीक है। इसका देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी, तो अगर अपर लिमिट है t2 और लोअर लिमिट t1 है तो पहले 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, देखो ln a माइनस ln b अगर होता है तो वो हो जाता है ln a बाई b, ये आपने पढ़ा हुआ है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना, ये चीज़ ऐसे लिखा जा सकती है, और माइनस साइन को अगर अंदर डालोगे तो t1 और t2 बदल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको ln को कन्वर्ट करना है लॉग में तो कुछ नहीं है, ln इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ln की जगह 2.303 लॉग कर दोगे, तो 2.303 को नीचे करोगे तो आपको ये इक्वेशन नंबर 10 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यही आपकी जो इक्वेशन 10 है ये फाइनल वांट ऑफ इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वांट ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ केसी, ठीक है। अगर हम केसी के टर्म में देखेंगे तो अभी तक हम केपी के टर्म में देख रहे थे, तो केपी होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। अब आप दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे तो कुछ नहीं होगा, लॉग लोगे नेचुरल लॉग, फॉर एग्जांपल आपने नेचुरल लॉग ले लिया तो एल एन के पी इज इक्वल्स टू एल एन के सी, और देखो एल एन ए की पावर अगर बी आप करोगे तो बी एल एन ए लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आपको यहाँ पे बी हो जाता है डेल्टा एन और ए हो जाएगा आपका आर टी, ठीक है। तो देखो अब आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। आर टी, अब देखो एल एन आप पहले आर के साथ करोगे फिर टी के साथ करोगे, इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखा है। फिर ये इक्वेशन नंबर 12 को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ भी नहीं दिया है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर का ऐसे दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसको इक्वेशन 13 पुट करना है, और ये जो पूरी वैल्यू होती है ये डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर से होती है, ये हमने कहाँ देखा है, इक्वेशन नंबर 7 में, ठीक है। अब इसको पुट करना है और कुछ नहीं करना है, डी एल एन के सी अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल देनी है। जैसे ही आप निकालोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि नीचे आप आर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आर टी स्क्वायर एक तरह से कॉमन आ जाएगा। जैसे ही आर टी स्क्वायर कॉमन आया तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। और ये हम कहाँ निकालते हैं, थर्मोडाइनमिक में निकालते हैं, इसीलिए मैंने जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है थर्मोडाइनमिक वाला वो हम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ताकि आपको ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े। अब कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, डेल्टा ई की वैल्यू पता है कि ये है, तो इस पूरी जगह आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा, डेल्टा ई नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा वांट ऑफ इक्वेशन फॉर के सी एट स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज। ई नॉट लगा है मतलब स्टैंडर्ड,
और अगर जनरल के लिए आपको बनाना है तो ई नॉट नहीं, सिर्फ ई से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर का डिपेंडेंस। अब हम बढ़ते हैं प्रेशर के डिपेंडेंस की तरफ। तो अब कुछ नहीं करना है, आइडियल गैस लेना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। केपी और केसी चेंज नहीं करते प्रेशर पे, पर केएक्स क्या करता है, चेंज हो जाता है प्रेशर पे, तो उसी को हमको देखना है। केएक्स हो जाएगा हमारा केपी इंटू पी और माइनस डेल्टा एन। जैसे ही हम इनमें लॉग लेंगे तो हमने जैसे अभी तक लिया है वैसे ही लेते आएंगे, एल एन और यहाँ पे मैंने वही बताया था एल एन ए की पावर बी क्या हो जाएगा, बी एल एन ए। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है, इस जगह में, और यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी हमारी ये। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी पुट कर देना है, और यहाँ पे हमको पी की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ही हम पी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखो पी की वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो हो जाएगा हमारा एन आर टी बाई वी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर तो एन था ही, तो एन से एन कट जाएगा और वी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और आपका ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। फिर आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि के एक्स जो डिपेंड करता है साइन पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा एन या फिर डेल्टा वी नेगेटिव है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो के एक्स भी इंक्रीज होगा। डेल्टा एन और डेल्टा वी पॉजिटिव है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो के एक्स भी डिक्रीज होगा। और अगर दोनों जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का के एक्स के ऊपर। ठीक है, बिटवीन के पी एंड के सी के बारे में, तो सबसे पहले हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करेंगे जहाँ पे ये ए और बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, टी डी प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन है, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अगर हम इसको क्या लेते हैं मोल पर लीटर के टर्म्स में लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और के हो जाएगा के सी के बराबर। अगर सेम चीज को हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन वाली टर्म को हम अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लेंगे तो ये हो जाएगा केपी, केसी क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में हम आपको देखने को ये मिलता है कि एन बाई वी इज इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, जहाँ पे सी क्या रहता है, एन बाई वी के बराबर रहता है, तो सी मतलब होता है मोल पर लीटर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, पी ए अगर ले रहे हो तो सी ए आर टी लेना है आपको, पी बी ले रहे हो तो सी बी आर टी लेना है, पी एम ले रहे हो तो सी एम आर टी, और पी एन ले रहे हो तो सी एन आर टी। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसको आपको बस पुट कर देना है, पी एम की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, पी एन की जगह वो वाली पूरी। ठीक है, तो मतलब यही है कि आपको पूरी वैल्यू पुट करनी है। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने क्या लिया था, पी एम लिया था, पी एम की पावर एम, यहाँ पे पी एन की पावर एन, यहाँ पे पी ए की पावर ए, यहाँ पे पी बी की पावर बी लिया था। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको पावर को बस अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सी एम की पावर एन, सी एन की पावर एन, सी ए की पावर ए और सी बी की पावर बी। ठीक है, आर टी की पावर एम भी है, देखो आर टी की पावर एम भी है एन भी है, इसीलिए आर टी एम प्लस एन लिखा है। आर टी की पावर ए भी है और बी भी है, तो इसीलिए ए प्लस बी भी लिखा है। और इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन के बराबर। तो जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के पी इज इक्वल्स टू के सी, ये पूरी जो टर्म है इसको आप के सी लिखोगे, और आर टी के पास ये पावर्स हैं तो आर टी इज इक्वल आर टी की पावर डेल्टा एन लिख दोगे, और इसी को आप दे दोगे क्या, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यही जो इक्वेशन है ये है के पी और के सी के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम के ए के पी और के सी के बीच के रिलेशनशिप की तरफ। तो एक्टिविटी जो रहती है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट और मल्टीप्लाइड बाई कंपोजिशन वेरिएबल, मतलब कि कोई सभी कंसंट्रेशन का वेरिएबल आप ले सकते हो। तो अगर ए ले रहे हो, अगर कंसंट्रेशन को आप एक्टिविटी मान रहे हो तो के जो हो जाएगा वो के ए के बराबर हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप जिसमें ऐसे इसका फॉर्मूला पुट करोगे, मतलब कि के ए इज इक्वल्स टू गामा इंटू एक्स करोगे, तो ये गामा के टर्म में भी आएगा और एक्स के टर्म में भी आएगा, तो मतलब आपका के ए जो है वो के गामा इंटू के एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्स को पार्शियल प्रेशर के टर्म में वो कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो, तो के ए इज इक्वल्स टू के गामा इंटू के पी हो जाएगा। और अगर सेम चीज आप इसको कंसंट्रेशन या फिर मोल पर लीटर पे आप डिनोट कर रहे हो कंसंट्रेशन को, मतलब एक्स को, तब आपका के ए हो जाएगा के गामा इंटू के सी, जिसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, अब कुछ नहीं है, के ए कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
और ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो लो प्रेशर पे गामा 1 हो जाता है और तो के ए भी के पी के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह अगर लो कंसंट्रेशन ले रहे हो तो गामा फिर से 1 हो जाएगा, जिसमें के ए के सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं के पी के सी और के एक्स के रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे पी नॉट जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन और टोटल प्रेशर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब अगर आप के पी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हम पहले बहुत सारे मतलब वीडियोस में देखे हैं, बहुत सारे रिएक्शन में देखते हुए आ रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये है हमारा पार्शियल प्रेशर, तो मतलब इसमें एक्स और पी को भी पुट करना है। जैसे ही पुट करोगे तो इसकी पावर एम, इसकी भी पावर एम, इसकी पावर एन, इसकी पावर एन, इसकी पावर ए, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर बी। तो सबको जब अलग करोगे, जैसे ही अलग करोगे तो कि पी की पावर भी अलग होगी और एक्स की पावर्स भी अलग होंगी। तो ये पूरी क्वांटिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, के एक्स लिख सकते हैं, और इसकी पावर को लिख सकते हैं एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी। ठीक है, इसको आप लिखोगे के पी इज इक्वल्स टू के एक्स पी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, अब इसको आपको कहाँ पे पुट करना है, इस रिलेशन में। जैसे ही आप इसको इस रिलेशन में पुट करोगे तो आपको के सी आर टी डेल्टा एन और के एक्स पी की पावर डेल्टा एन, तो कुछ नहीं करना है आपको, के सी और के एक्स के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। वो आपको मिलेगा के एक्स इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी बाई पी, और आर टी बाई पी होता है वॉल्यूम के बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो के एक्स इज इक्वल्स टू वी की पावर डेल्टा एन इंटू के सी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो के सी इज इक्वल्स टू के एक्स वी की पावर माइनस डेल्टा एन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि प्रेशर और कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और एक्स का किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, और गैसियस रिएक्शन के लिए के एक्स जो है वो यूज नहीं करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक वो बताया, रिलेशन बताया या फिर इफेक्ट बताया कि जब आपके पास कोई भी रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसमें आप कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे, प्रेशर चेंज कर दोगे और टेम्परेचर चेंज कर दोगे, तो आखिर इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। और जैसे ही आप चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और चेंज करने के बाद एक नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। तो वो आखिर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे मतलब रिएक्शन कैरी आउट होती है, वही यहाँ पे सब लिखा है। ठीक है, इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज temperature, pressure or concentration, then the system will adjust itself in such a way that it opposes the change and try to restore a new equilibrium। मतलब कि अगर आप concentration चेंज कर दे रहे हो, प्रोडक्ट चेंज कर, प्रेशर चेंज कर दे रहे हो या फिर टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हो, इन तीनों में से आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो ये जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, और वो कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं, और इसी को दिया था ली चैटलियर नाम के हमारे साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रिंसिपल बन गया, ली चैटलियर प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। ठीक है, या फिर अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वाज इंक्रीज्ड, मतलब कि ए और बी का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे। ठीक है, मैं इसको फिर से मिटा के लिख देता हूँ। देखो, आप मान लो यहाँ पे अपना ईंट रख रहे हो। ठीक है, एक के ऊपर एक ईंट रख रहे हो। ठीक है, ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब ए और बी के ऊपर आपने ईंट रख दी बहुत सारी, और वहां से आप आगे जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप सी और डी के ऊपर ईंट रखोगे तो ये इस साइड जाएगी, मतलब ये जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ए बी का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और सी और डी ज़्यादा बनेगा, मतलब ए और बी अगर आपके पास ज़्यादा है तो सी और डी भी ज़्यादा रहेगा, और अगर सी और डी ज़्यादा है तब आपका क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगी और ए और बी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि हम एक एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं फेरिक नाइट्रेट का और पोटेशियम थायोसाइनेट का। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है इन दो का हम बनाते हैं तो ये हो जाता है रेड कलर का ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये येलो रहता है, ये भी येलो रहता है। अगर हम कुछ ड्रॉप डालेंगे, मतलब कि Fe+3 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या फिर HCN का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो हमें ये रेड कलर ज़्यादा अच्छा डार्क देखने को मिलेगा, मतलब कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे और रिएक्शन प्रोसीड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर में आगे बढ़ने से पहले एक सॉल्युबिलिटी चैप्टर रहता है, ठीक है। उसमें अच्छे शब्दों में बताया जाता है कि अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड में जाएगा, ठीक है। और अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तब आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि एट इक्विलिब्रियम इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और दूसरा जो है वो एंडोथर्मिक है, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। और एंडोथर्मिक क्या है, वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर को फेवर करता है और जो एक्सोथर्मिक है वो लो टेम्परेचर को फेवर करता है। और हाँ, अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर करोगे तब भी जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाता है, ठीक है। अगर आप इनमें से कुछ भी उल्टा कर दोगे, अगर एक्सोथर्मिक में हाई टेम्परेचर कर दोगे तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, या फिर एंडोथर्मिक में लो टेम्परेचर कर दोगे तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर। तो ये कुछ नहीं है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, ठीक है, अगर आप किसका सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर मतलब कि ये, ठीक है, कंटेनर में मान लो हमने एक पिस्टन डाला है प्रेशर का और उनमें से आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में कैसे जाएगा, फॉरवर्ड में ऐसा जाएगा कि जिसके पास हाई नंबर ऑफ मोल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी है और ये सी है, अब ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। और अगर आप प्रेशर जैसे ही बढ़ाओगे तो रिएक्शन इस साइड जाएगी, मतलब हाई नंबर ऑफ मोल से लो नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। यहाँ पे 1 + 3 कितना होता है 4, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था 2 है, तो 4 से 2 तरफ जाएगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर आप इंक्रीज करोगे प्रेशर तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट करेगा, हाई मोल्स से लो मोल्स की तरफ। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, लो मोल्स से हाई मोल्स पे, ठीक है, लो मोल्स है हाई मोल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है N2 और 3H2 है, तो N के सामने 1 है तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया अपने पास 4 हो गया और यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर हम डेल्टा N निकालेंगे तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 + 1 4 हो गए, तो यहाँ पे आया -2, और अगर -2 आया है तो मतलब आपको प्रेशर इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे अगर डेल्टा N नेगेटिव आ रहा है तो मतलब आपको इंक्रीज करना है प्रेशर को, तभी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा पाओगे। अगर आप डिक्रीज करोगे तब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर देते हो तब क्या फर्क आता है, अगर आप कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम ले रहे हो और इनर्ट गैस को डाल रहे हो तो आपका जो सिस्टम है या फिर इक्विलिब्रियम है वो अनअफेक्टेड रहेगा। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे रह रहे हो तो आपको डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप मतलब एडिशन करोगे इनर्ट गैस का तो डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा एन ज़्यादा होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर डेल्टा एन आपका नेगेटिव रहेगा तब आपका बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही समझने वाली बात है, ठीक है। अब इसका क्या पढ़ लेते हैं अपन, ली चैटलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। ये सबसे पहले में आता है सल्फ्यूरिक एसिड के काम पे, ठीक है। ली चैटलियर जो प्रिंसिपल रहता है वो गैसेस के एप्लीकेशन पे काम में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा एच देखोगे नेगेटिव है, तो मतलब कि हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब लो टेम्परेचर पे ही हम ये सल्फ्यूरिक एसिड का बना पाएंगे, ठीक है। लो टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेशर हाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, ठीक है, 3 मोल है, 3 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है। अगर हमें हाई टू लो लेके जाना है मतलब हाई प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा प्रेशर को, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाओ। आपको कुछ नहीं देखना है, अगर आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर कराना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाऊँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे डेल्टा एच को देख के हम ये बता सकते हैं अगर ये नेगेटिव है तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन को कैसे फेवर करेगी, लो टेम्परेचर में फेवर करेगी, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन वाला पता चल गया कि कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लो टेम्परेचर पे अगर हम क्या करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर को ही फेवर करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाएंगे मतलब कि
प्रेशर जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये हाई मोल्स टू लो मोल्स में जाएगी, मतलब तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये इसकी बेसिक क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है। उसी तरह NO2 में देखो तो यहाँ पे Q, अगर Q नेगेटिव है, Q नेगेटिव है तो मतलब हमारा H जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और H पॉजिटिव है मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाता है। हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा प्रेशर का। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक मोल ये है, एक मोल ये है और 2 मोल ये है। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, 2 ही मोल है, राइट हैंड साइड भी 2 ही मोल है, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर Q हम आपको कभी पॉजिटिव दे रहा है तो मतलब डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल्टा H नेगेटिव है मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको लो टेम्परेचर को ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। लो टेम्परेचर लिए, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाए, हाई कंसंट्रेशन करोगे तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो लो टेम्परेचर समझ में आ गया, हाई कंसंट्रेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, हाई मोल से लो मोल में जाना है तो मतलब मुझे प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ लीच एटलियर प्रिंसिपल टू फिजिकल इक्विलिब्रिया। अब फिजिकल इक्विलिब्रिया में इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। आइस से जैसे हम वाटर बढ़ाते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे। अगर आप सॉलिड आइस में हीट दोगे तभी तो वो वाटर में चेंज होगी, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। प्रेशर कैसे करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी हाई रहती है आइस से, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम आइस का यहाँ पे ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वाटर। आपने कभी यही सुना होगा कि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, गैस का रहता है, फिर उसके बाद लिक्विड का रहता है, फिर उसके बाद सॉलिड का रहता है। और आइस के केस में लिक्विड का कम रहता है सॉलिड से। क्यों? क्योंकि आइस जो है हेक्सागोनल पैकिंग करती है और एक ऐसा डेंस स्ट्रक्चर बना लेती है जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है आइस में मतलब सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होती है, मतलब कि आइस से मतलब ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पे जा रही है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो लिक्विड से गैस हम बना रहे हैं तो ये हो जाती है रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डेल्टा H जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप पानी में को उबालते हो तो वो क्या बोलते हैं, पानी को आप हीट ही दे रहे हो ना, तभी तो वो उबल रहा है, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाई टेम्परेचर पे प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वाटर बनेगा, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वेपर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे गैस की वॉल्यूम ज़्यादा रहती है लिक्विड की वॉल्यूम से, बस आपको ये लिख देना है अगर एग्जाम में आया तो, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो रिएक्शन रहती है ये कैसे रहती है, मतलब कि आपने क्या कर दिया, पानी में क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, ठीक है, चीनी डाल दिया। तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके ये शुगर यहाँ पे घुलेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब कि डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव है, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई सॉलिबिलिटी होगी, मतलब कि ये जो सॉल्यूट है वो अच्छे से क्या करेगा, यहाँ पे पानी में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये तब तक मिक्स होगा जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाता। और अगर एक बार ये सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन तब आप कितना भी मिलाओ इनमें चीनी, वो नीचे जाके बैठने ही वाली है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये जो रिएक्शन रहती है ये रहती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है मतलब यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव रहता है, ठीक है। और इसको आपको लो टेम्परेचर पे ही देखना पड़ेगा, और लो टेम्परेचर ले रहे हो तो मतलब आपको इसमें हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, जिसका एग्जांपल रहता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आप कैसे CO2 को डालोगे, कार्बोनेटेड वाटर रहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादातर, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके वो जो गैस है वो उसमें वो मिक्स हो पाएगी, ठीक है, आपके लिक्विड में मिक्स हो पाएगी। और यही जो एग्जाम्पल होता है ये होता है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गए चारों एप्लीकेशन ऑफ ली चैटियर प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो चार्ट है ये देख लेना, जो मैंने बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।